है संसद यानी पार्लियामेंट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे कोई भी स्तर हो, जैसे प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा, संसद एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चंस भी हल हो सके और आपको मेंस में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन हल होने लगते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इसीलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे और नोट्स भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की, पढ़ने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पड़ेगी। हाँ, करंट आपको लेकर के चलना पड़ेगा जब तक आपको एग्जाम देना है या आपका एग्जाम होना है तब तक के लिए। तो संसद में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे संसद के अर्थ के बारे में, संसद के गठन के बारे में, और इसके अलावा अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली को हम लोग समझेंगे। भारत के ऐतिहासिक विकास में जहाँ पर संसद का निर्माण हुआ है उस भी हम देखेंगे, इस पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा संसद के कार्य और शक्तियाँ हमारे आज टॉपिक का विषय रहेंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और नहीं भी तो बिल्कुल समझते चलेंगे। संसद जहां पर हम अर्थ को समझेंगे इसके, ठीक है, और गठन, इसके अलावा संसदीय प्रणाली, और अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है, इसमें अंतर हम करेंगे। भारत में ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास, इस पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में हम शक्तियां, कार्यों पर चर्चा करेंगे। अर्थ को समझने से पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संसद क्या है। ठीक है, मैं संसदीय व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूँ, संसद की बात कर रही हूँ, केवल संसद। किसी भी राज्य की व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से चलाना है तो एक संसद की आवश्यकता होती है, एक सर्वोपरि सत्ता की आवश्यकता होती है। तो वो सत्ता क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। कई जगह आप देखेंगे विश्व स्तर पर कुछ राज्यों में धार्मिक मान्यताएं अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कहीं पर मुस्लिम कल्चर बना हुआ है, उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था बनी हुई है समाज को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए। ठीक है, सुचारू व्यवस्था। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है और अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके की प्रणालियां अपनाई गई हैं। ये प्रणाली किसी भी तरीके की हो सकती है, इसका कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन यहाँ हम चर्चा केवल भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में करेंगे, क्योंकि हमारी भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसका रूप संसदीय है। ठीक है, जो ब्रिटेन की देन है और केंद्र की विधायिका। ठीक है, इसके अलावा इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, ये सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है, कथन कारण में देते हैं कई बार। ठीक, इसके अलावा भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में, भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है भाग 5 में, और अनुच्छेद जो प्रदान किए गए हैं 79 से 122 तक, इसके गठन, शक्तियां, कार्य सबके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के तहत इतना प्रावधान किया गया। कहीं पर भी आप देखेंगे व्यवस्था, कोई राज्य अगर है, उसका जितना भी भूभाग है, क्षेत्र है, जहां तक राज्य का अपना क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र में हर नागरिक के ऊपर कानून के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जाता है और एक व्यवस्था को कायम रखा जाता है। ठीक है, अब वो कायम किसके द्वारा होगी? कानून के द्वारा। अब ये कानून किस तरीके का होगा?
कई तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, प्रथा के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, प्रथा के अलावा कोई डेवलप की गई प्रणाली भी हो सकती है या वंशानुगत भी हो सकता है। ठीक है, जिनमें से एक अध्यक्ष भी है और अध्यक्ष प्रणाली भी है और एक संसदीय प्रणाली भी है, जो भारत और ब्रिटेन की प्रणाली एक जैसी ही है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से हमने ब्रिटेन की प्रणाली को नहीं अपनाया है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, हमने कुछ हद तक इंडिया की प्रणाली को ब्रिटेन की प्रणाली के जैसा रखा है। इसका कारण भी क्या है, अगर पूछा जाता है कभी एग्जाम में, 200 वर्षों तक का फ्री बंद अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का कहाँ राज रहा भारत के ऊपर। संसदीय व्यवस्था अपनाने के कारण यही थे, क्योंकि हम इस व्यवस्था से गुजर चुके हैं और ढल चुके हैं माहौल में काफी पीढ़ियां, तो संसदीय व्यवस्था के व्यवहार को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसके विपरीत हम फिर से कोई ऐसी प्रणाली नहीं चाहते थे जिससे हमें दोबारा से गुलामी झेलनी पड़े या फिर नए दौर का या नए किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। ठीक, तो अर्थ के तौर पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि सरकार का, केंद्र सरकार का विधायी अंग होने के नाते संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली या फिर कोई भी प्रणाली अपनाई जाती है, लेकिन ये सरकार का विधायी अंग होता है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए अगर सरकार के अंग देखते हैं हम, तो 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक तो व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मुख्य रोल कहा जाए तो किसका होता है? हालांकि हर किसी का मुख्य रोल है, ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था जब तक निर्माण नहीं होगा तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसलिए मुख्य रोल में कौन आ जाता है? व्यवस्थापिका, जो कानून बनाने का काम करती है। इसके अलावा कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करने का काम करती है, प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। न्यायपालिका अपना निर्णय उस पर देती है, किसी भी कानून को बने हुए या जिसमें बदलाव किया गया है, दोनों ही तरीके की बात हो सकती है, तो उस पर भी अपना निर्णय फाइनली सुनाती है। तो व्यवस्थापिका कैसा अंग है? जो कानूनों का निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य को बनाने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके बिना किसी भी कानून का निर्माण करना असंभव है। आज के दौर में लोकतांत्रिक समाज में यह भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे संसद के गठन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संसद के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? 3 तत्वों की यहाँ पर भी आवश्यकता होती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और नेक्स्ट राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी सामान्य मतलब इक्वल लेवल में अपने कार्यों को निभाते हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ के सदस्यों की एज होती है 25 साल, जहाँ से निर्वाचन होना शुरू हो जाता है और ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। लेकिन इससे पहले भी भंग की जा सकती है लोकसभा, या उसको विश्वास का पद जैसे ही खत्म हो जाता है तो भी अपने पद से हट जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है। राज्यसभा 30 वर्ष तक यहाँ पे चयनित उम्मीदवार आते हैं संसद में और अपने पद पर बने रहते हैं। ये सरकार का उच्च सदन है और ये लोकसभा सरकार का निम्न सदन है। ठीक है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी उच्च सदन और निम्न सदन को वर्णित नहीं किया गया है। केवल एक तौर पर, शाब्दिक तौर पर बोला जाता है कि लोकसभा सरकार का निम्न सदन है और राज्यसभा सरकार का उच्च सदन है। तो इसलिए ध्यान रखिए, राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है? इन दोनों के अधिवेशन को बुला सकता है। ठीक है, एक साथ उसे स्थगित कर सकता है और दोनों में विवाद होने पर एक साथ अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाता है। इसीलिए यहाँ पर बिना राष्ट्रपति के, बिना लोकसभा के या बिना राज्यसभा के काम नहीं चल सकता।
इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी, क्योंकि पूरा पूरा अपना ये टॉपिक है, लोकसभा का भी राज्यसभा की का भी। और अगर मैं ज़्यादा चर्चा करूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मुख्य पार्ट जो है वो रह जाएंगे, जो बेसिक हमें चर्चा करनी है। ठीक है, संसद के आगे हमें पढ़ना है संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली। इस पर आप बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, क्या संसदीय प्रणाली है और क्या संसद की अध्यक्ष प्रणाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री और मेंस में दोनों में आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अध्यक्ष प्रणाली, क्लियर। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली विधायिका के द्वारा, देखिए वैसे अगर मैं पहले आपको बताऊं, किसी भी राज्य की व्यवस्था को अगर जानना है तो एक तरीका हमारे पास ये भी है कि वहां हम संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली के समन्वय को देख लेते हैं कि समन्वय कैसा है। अगर समन्वय है तो हमें पता चल जाता है कि संसदीय प्रणाली है, अगर समन्वय नहीं है तो हमें पता चल जाता है अध्यक्ष प्रणाली है, जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में अपनाई जाती है। और संसदीय प्रणाली भारत और ब्रिटेन में अपनाई जाती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली विधायिका के, संसदीय प्रणाली में विधायिका के सदस्य आते हैं या व्यवस्थापिका के सदस्य आते हैं जो बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, और ये नेता क्या करते हैं, आगे जाते हैं, कार्यपालिका के प्रधान बनते हैं। और कार्यपालिका के प्रधान बनेंगे तो क्या कहलाते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री कहलाते हैं। जब प्रधानमंत्री चयन हो जाता है, अपने पद पर आ जाता है, तो उसके बाद मंत्री परिषद का निर्माण होता है, जो कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो राष्ट्रपति के द्वारा चयनित होती है। इसके बाद अलग अलग इनको विभाग दिया जाता है, जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, साफ सफाई, अलग अलग या आबकारी विभाग पर मंत्री परिषद के सदस्यों को सौंपा जाता है। ये मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय प्रणाली में एक व्यवस्था है उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी व्यवस्था कई बार क्लियर ऐसे भी लिखा जाता है और पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूरे फेनामेना को आप ध्यान से समझिएगा। व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता को प्रधान बनाया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री कहलाता है, और कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ कार्यपालिका का प्रधान स्थायी नहीं होता है, 5 साल के लिए आता है, लेकिन विश्वास के पद पर बना रहता है। जैसे विश्वास का पद खत्म हो जाता है तो 5 साल से पूर्व ही हटा दिया जाता है पद से, जैसे 1991 में और 1997 में हुआ, इसके बाद 99 में हुआ और 2004 में भी ऐसा हो चुका है। समय से पूर्व भी लोकसभा भंग की जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पूरा उत्तरदायी शासन होता है, उत्तरदायी प्रणाली अपनाई जाती है। दूसरी तरफ अगर हम अध्यक्षात्मक प्रणाली देखते हैं तो यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का क्या कहलाता है, राष्ट्रपति। ये प्रणाली उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होती है। यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जब चयनित हो जाता है तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है, और ये नियुक्ति करेगा तो क्या होगा, नियुक्ति क्या मतलब है, मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत, और मनोनीत होते हैं तो विश्वास किनके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, निलंबित कर सकता है। और यहाँ पर प्रावधान क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल एक ही है, महाभियोग।
उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति यहाँ पर 4 वर्ष तक बना रहता है पद पर। उससे पूर्व केवल महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्यपालिका वो अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली में यही सबसे बड़ा अंतर आता है जो हमने अभी देखा है, उत्तरदायित्व का और बिना उत्तरदायित्व का। ठीक है, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता है। इसीलिए भारतीयों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि दोबारा से फिर नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी सत्ता आ जाए जो तानाशाही होने का दावा कर बैठे या फिर तानाशाही निरंकुश प्रवृत्ति को अपना ले। तो इसीलिए केवल विश्वास के पद पर यहाँ पर भारत में व्यवस्था बनती है और कायम रहती है, चलती है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संसदीय व्यवस्था की। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो मैटर बनता है वो यही है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली में अंतर, और उसके बाद कार्य का क्वेश्चन आते हैं, मिल जाते हैं। मैंने आपको जैसे अभी इसमें बताया था उसमें भी बता दूंगी। देखिए, अगर हमें ऐतिहासिक विकास देखना है, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी है, तो संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के लिए, या संसदीय प्रणाली तो हमने खैर बाद में अपनाई, लेकिन संसदीय व्यवस्था का गठन हमारे भारत में बहुत पहले हो गया था 1883 में, जब संसद को लेकर के एक धुंधली शुरुआत हो गई थी। धुंधली शुरुआत कैसी हुई? विधायिका की शक्तियों को बढ़ाया गया। ठीक है, विधायिका की शक्तियों को बढ़ाया गया, और शक्तियों को बढ़ाया गया तो जाहिर सी बात है भारत के लिए गवर्नर जनरल की सरकार अब भारत सरकार के नाम से जाने जाने लगी। ठीक है, भारत सरकार। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि सरकार का रूप बदल गया, सरकार अब भारतीय सरकार के नाम से जाने लगी। इसके बाद 1885 में शक्तियों में फिर से बदलाव किया गया और प्रांतीय व्यवस्था की गई, जिसमें केंद्र की और प्रांत की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी कि राज्यों के लिए और केंद्र के लिए भी कानून बनाए गए 1885 में और भी कुछ काम हुआ था। क्या? कांग्रेस का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के निर्माण के बाद व्यवस्थाएं और भी तेजी से बदलने लगी। इसके बाद 1861 में केंद्रीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था तो बनी ही, और साथ में क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कि केंद्रीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था को इंक्लूड करके साथ में गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें समाहित किया गया। और ये महसूस किया गया कि भारत में भारतीयों की भूमिका सरकारी पदों पर और बढ़नी चाहिए, जिसमें गैर सरकारी पदों को भी भरा गया और उसमें रिक्त स्थान को भी रखा गया। ठीक है, इसके बाद 1919 में भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों को बढ़ाया गया। आगे चल करके व्यवस्था पहुंची 1942 में, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन बढ़ रहा था। ठीक है, और इस भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से करो या मरो का नारा जब बाद में आने लगा, उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्थाएं इसी रूप में जाने लगी कि भारत छोड़ दीजिए, हम अपनी व्यवस्थाएं खुद अपना लेंगे और खुद ही हम अपने लिए संविधान बना करके अपने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1947 में भारत का अपना संविधान बना, जो कि त्रिस्तरीय समिति के द्वारा फाइनल कर दिया गया। ठीक है, और भारत पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपना संविधान 1950 से लागू कर दिया गया, लेकिन व्यवस्था हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया और ध्यान रखा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था ना हो जाए जो संसदीय शासन ना हो करके निरंकुश शासन हो जाए। तो यही कारण था संसदीय व्यवस्था को अपनाए रखने का। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अब बात करते हैं संसदीय प्रणाली के कार्य। संसदीय प्रणाली में कार्य
जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो फैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा रही हूँ। संसदीय प्रणाली के कार्य या शक्तियां एक ही बात है, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर फैक्ट आएंगे तो इसलिए। पहला विधायी कार्य, दूसरा कार्यपालिका कार्य, ठीक है, तीसरा वित्तीय कार्य, नेक्स्ट है न्याय कार्य। ये आपको पता होने चाहिए, बेसिक भी बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि संसद में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पर गड़बड़ भी हो जाते हैं, ठीक है। वित्तीय कार्य, न्याय कार्य, संगठक कार्य और अन्य में हम लोग चर्चा करेंगे। 2-3 फैक्ट आते हैं, इसके अलावा ज्यादा नहीं। देखिए विधायी कार्य जब संसदीय व्यवस्था में हम उसकी शक्तियों की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर केंद्र का कानून प्रभावी होता है, ठीक है। तो केंद्र के कानून में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें यदि कभी भी कानून के प्रभावी होने की बात होती है तो संघ सूची का कानून ही प्रभावी होता है। अंततः कभी भी विवाद की सीमा आ जाती है या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून ही प्रभावी रहेगा, जिसे निर्माण करने के लिए कुछ अवस्थाओं की जरूरत होती है, जैसे आपातकाल का आना, ठीक है, आपातकाल की व्यवस्था या आपातकाल की स्थिति का उत्पन्न होना। इसके बाद है जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करें, उनकी विधान परिषदें ये आग्रह करें कानून बनाने के लिए या राष्ट्रपति शासन लागू करना, तब भी, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करना तभी भी विधायी कार्यों में जो विधायी शक्तियां हैं तो उसमें संसदीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग दोनों की लोकसभा राज्यसभा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। कार्यपालिका का कार्य, कार्यपालिका यहाँ पर नियंत्रित करती है सांसदों के ऊपर, संसदों के व्यवहार के ऊपर, क्योंकि संसद कोई भी अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक कि विश्वास का पद हासिल है, तो संसद नियंत्रण करती है। यहाँ पर लोकसभा में विश्वास का पद रहेगा तब तक विश्वास के पद पर होती है। तो कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था कैसी है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछना, मंत्री यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं किसी भी सवाल की, ठीक है, कटौती प्रस्ताव, प्रश्नवाचक, कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे सांसदों के व्यवहार पर या उनकी शक्तियों पर कंट्रोल रखा जाता है, जिसे कोई भी संसद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए। कब होता है, कार्यपालिका के द्वारा। सबसे बड़ा इसमें जो प्रस्ताव आता है वो कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हालांकि लागू होना अपने आप में थोड़ा सा एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव यदि लागू हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किसी सिंगल व्यक्ति के लिए भी हो सकता है संसद में और पूरी मंत्रिपरिषद के लिए भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो उसमें किन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। पूरक प्रश्न पूछना, यदि संसद में चर्चा चल रही है या फिर संसद में कुछ प्रश्नों को उठाया जा रहा है जो उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे जाते हैं, तब पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कटौती प्रस्ताव, यहाँ पर संसद के वेतन और उनकी तनख्वाहें की जा सकती है, उनमें कमी की जा सकती है। प्रश्नवाचक में संसद से सवाल पूछे जा सकते हैं, उनसे संसद पर सवाल उठते हैं, तो इसीलिए ये एक विषय बन जाता है संसद में। कहीं पर भी किसी भी संसद के लिए
कि वो अपना कार्य किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा जिसे शैडो व्यवस्था भी कहते हैं, एक एंटी प्रश्न करने के लिए भी व्यवस्था हमारे संसद में हमेशा रहती है, ताकि संसदों पर कंट्रोल रखा जाए, वो संसद में होने वाली या फिर संसद के द्वारा होने वाली कुछ कमियों को हाईलाइट कर सके, ठीक है। ये व्यवस्था भी बनाई गई है। वित्तीय में कोई भी कर और कोई भी वसूली नहीं की जा सकती जबकि संसद उस पर कानून ना बना दे, ठीक है। यहाँ पर विधि के प्राधिकरण के बिना कोई कर ना तो लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है, ठीक है। कोई भी कर नहीं तो लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है। वसूला भी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि भारत का संविधान बनने से पहले बहुत कर इस तरह के लगाए हुए थे भारतीयों के ऊपर, जैसे धार्मिक यात्रा का कर और दूसरे स्टेट में जाने पर कर, कहीं से पानी भरने पर कर। तो कुछ उचित कर थे, कुछ अनुचित कर थे जिन्हें हटा दिया गया है और उन पर अब पूरे भारत में कहीं पर भी कर की व्यवस्था यदि होती भी है, यदि कुछ बदलाव भी होते हैं तो संसद के द्वारा ही होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कुछ कर जो पहले से ही मौजूद हैं या फिर उनमें कटौती करना या उनमें बदलाव करना संसद के द्वारा ही मान्य होंगे, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था जो न्याय करने का कार्य होता है, जिसमें संसद की ही भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे महाभियोग। महाभियोग कब लगेगा? जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसके अलावा कैग आदि पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की गई है। महाभियोग लगाने से कंट्रोल किया जाता है कि राष्ट्रपति कभी भी तानाशाही नहीं बन सकता। यदि संविधान का उल्लंघन होता है या संविधान की मर्यादा भंग होती है तो महाभियोग के द्वारा किसी को भी उसको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया काफी बड़ी प्रक्रिया है, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। जब भी महाभियोग लगाया जाता है तो इसके लिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्लास में दे दूंगी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स महाभियोग की प्रक्रिया को भी थोड़ा। संगठन का मतलब यहाँ पर संसद में संशोधन करने से है। संशोधन जब भी संसद में होगा तो 3 प्रकार से होता है। पहला साधारण बहुमत, साधारण, दूसरा विशेष और तीसरा विशेष के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधान परिषदों का बहुमत, ठीक है। और जब कभी किसी भी नियम में बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है, 2 तरीके होते हैं। पहला जो पहले से मौजूद है उसमें संशोधन करना या नया कोई प्रावधान पेश करना या एडिशन करना, ठीक है। संशोधन होगा 368 के तहत, हमारे अनुच्छेद के अनुसार 368 के तहत, ठीक है। और संसद के लिए जब भी हम संशोधन करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो मैंने यहाँ पर बता दी है किस प्रकार से। अन्य कार्यों में आ जाता है विशेष है, कैसा? जो आपातकाल हो जाना, राष्ट्रपति शासन लग जाना या संधियां। और ये संधियां कैसे होंगी? जो केंद्रीय स्तर पर भी होंगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होंगी, ठीक है। इन संधियों के बारे में अन्य यहाँ पर प्रावधान किए जाते हैं, अन्य फैक्ट आ जाते हैं जो संसद से रिलेटेड होते हैं और संसद में उसकी भूमिका, उसकी शक्ति को लेकर के वर्णित किए जाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है या आ सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया
संसद में संशोधन। फिर दूसरा कोई भी कर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आ चुका है। तो वित्तीय प्रावधान क्या है? कोई भी कर ना तो लगाया जा सकता है ना वसूला जा सकता है, जब तक कि संसद उस पर अपना निर्णय ना दे दे, ठीक है, या उसमें कुछ भी बदलाव ना कर दे। दूसरा, विश्वास के पद पर बने रहने के लिए और संसदों पर नियंत्रण रखने के लिए संसद ही क्या करती है? प्रावधान करती है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इस तरह के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। यदि कभी भी कानून की बात होती है तीनों सूचियों में से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसमें हमारी संघ सूची ही प्रभावी होगी। कभी भी विवाद की स्थिति आ जाती है तब ऐसी स्थिति में तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि संसद की शक्ति किसी भी राज्य शक्ति से ये बात। हालांकि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ स्थिति अलग है, क्योंकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी या अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी करने के लिए केंद्र की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इंडिया में आवश्यकता भी होगी और बिना केंद्र के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रभावी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी राज्य केंद्र से अलग भी नहीं हो सकता है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यहाँ संसद का हमारा टॉपिक में, यहाँ संसद की बेसिक जानकारी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आगे मैं कहना चाहती हूँ, जो विद्यार्थी अपने घर से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं और पॉलिटी से रिलेटेड उनके क्वेश्चन हैं मेंस के लिए, तो हमारे जीमेल आईडी पर मार्गदर्शन IAS पर आप मेल कर सकते हैं। लेकिन फोटो थोड़ी सी साफ भेजिएगा ताकि मुझे मार्किंग करने में आसानी रहे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी कॉपी साइड से खाली होनी चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मूला है यूपीएससी का उसी में ही साइड में जगह मुझे मिलनी चाहिए मार्किंग के लिए, अन्यथा मैं कॉपी चेक नहीं कर पाऊंगी, मार्किंग आपको नहीं मिल पाएगी। कॉपी आपकी कैसी भी है, चाहे आपके घर की ही कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों साइड जगह जरूर होनी चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे।